हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं प्रीलिमिनरीज। जैसा कि हमने इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में पढ़ा था प्रीलिमिनरीज के बारे में, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और इसी पर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। अब तक हमने पढ़ा कि सीक्वेंस होते क्या हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती हैं और बाउंडेड सीक्वेंस हम किन को कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर दो सीक्वेंस के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहली सीक्वेंस है 1 2 3 4 एंड सो। दूसरी जो सीक्वेंस मैं लिखने जा रहा हूँ 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो। ठीक है, हम इन दोनों सीक्वेंस को एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम बहुत बड़ी टर्म इनकी देखें, इनफाइनेटली मैनी प्लेसेस पर जाकर अगर हम इनकी टर्म्स को देखें तो उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है। सबसे पहले अगर हम इस सीक्वेंस की टर्म्स को देखें तो आप पाएंगे कि इसकी जो टर्म्स है वो बड़ी होती जा रही हैं और बड़ी होती जा रही हैं, यानी कि वो टर्म्स जो है वो बिखरती जा रही हैं। लेकिन अगर आप इनफाइनेटली मैनी प्लेसेस पर इसके देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने देखा 1/1000 लिख दिया, ठीक है, दिस विल बी 0.001। आगे हमने लिख दिया 1 से लाइक दिस, इतनी सारी जीरोज हमने इसके अंदर लगा दी, तो ये नंबर क्या होगा 0.00, मतलब कि जीरो के बहुत नज़दीक आ जाएगा ये जीरो। यानी कि जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या होती जा रही हैं, जीरो के नज़दीक आती जा रही हैं। तो इस सिचुएशन में हम सीक्वेंस को कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यानी कि जब हम इनफाइनेटली मैनी प्लेसेस पर जाकर देखें कि भाई सीक्वेंस की जो टर्म है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर, मान लीजिए नंबर लाइन है 0, इसी के अराउंड रहती हैं, है ना, इससे दूर नहीं जाती, मतलब कि एक जगह इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है टर्म 0 के आसपास, तो हम कहते हैं कि भाई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें टर्म्स क्या हो रही थी, बिखर रही थी। जैसे अगर आप 1000 टर्म देखेंगे इसकी, वो आ जाएगी 1000 और उससे अगली टर्म देखेंगे 1001, यानी कि 1000 और 1001 में कितना गैप आ गया, यानी कि इन दोनों के जो बीच में गैप है वो और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर नंबर के आसपास उसकी जो टर्म्स हैं वो इनफाइनेटली मैनी प्लेसेस पर जाकर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएं, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आइए हम जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इस सीक्वेंस an is said to converge to a real number l। यहाँ तक हमें पता चला कि कोई भी सीक्वेंस है उसको हम कहेंगे कि वो कन्वर्ज करती है किसी रियल नंबर l को। इसका मतलब ये है सीक्वेंस, जब हम रियल सीक्वेंस ले रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा सीक्वेंस है उससे हमारा मतलब है रियल सीक्वेंस है। तो कोई भी रियल नंबर की जो सीक्वेंस है वो जहाँ कन्वर्ज कर रही है वो एक रियल नंबर ही होगा। पहली बात तो ये, यहाँ से हमें इतना ही पता चला। अब an जो है वो l को कन्वर्ज करेगी, ये इफ से जो आगे स्टार्ट होता है ये सारी है कंडीशन। भाई इन कंडीशन के अंडर जो आपकी an सीक्वेंस है वो l को कन्वर्ज करेगी। अब हम कंडीशन देखते हैं वो क्या है। इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट मे बी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम अपनी मर्जी से कोई भी एप्सिलॉन लेते हैं जो 0 से बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा लेकिन पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम एप्सिलॉन को इस तरह से चूज करते हैं 0.000009, यानी कि वेरी स्मॉल नंबर। यानी कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी एप्सिलॉन उठाते हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन वो स्मॉल होना चाहिए। और वो स्मॉल कितना, जितना आप सोच सकते हैं। हाउएवर
अगर मान लीजिए आप अपनी मर्जी से कोई भी एप्सिलॉन उठाते हो जो कि बहुत स्मॉल है, इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट, हमें कुछ मिलना चाहिए, वो क्या है, ए पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यानी कि अब तक हमने क्या देखा कि हमने अपनी मर्जी से अगर कोई एप्सिलॉन उठाया है तो उस एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलना चाहिए, सच दैट वो किस प्रकार का होना चाहिए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन क्या कहती है कि मोड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। समझिए जरा, m जो है हमारा वो क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, इन अदर वर्ड्स इट इज ए नेचुरल नंबर। तो जो m हमारा आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग में से कोई ना कोई, वो आपका 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। समझने के लिए हम मान लेते हैं कि m की वैल्यू आ गई 50। तो ये कहना चाहता है कि आप क्या करें, n ले जो m से बड़े हो, यानी कि n ले जो 50 से बड़े हो, यानी कि 51, 52, 53 इस तरीके से। और फिर क्या करें, वो जो n हमने लिया यानी कि 50 से बड़ा, फॉर एग्जांपल हमने लिया A51 लिया हमने, तो उसके लिए जो टर्म बनेगी वो बनेगी A51। भाई उस A51 में से जो L है उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो, ये मोड हम इसीलिए लगाते हैं ताकि जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सके। उस डिफरेंस को अगर हम देखें उसका मोड लगाकर, यानी कि ये जो पॉजिटिव नंबर आए दोनों का जो डिफरेंस हो, ये जितना हमने छोटा नंबर सोचा था एप्सिलॉन, ये क्या हो, उससे भी छोटा हो। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो A51 है वो L के बहुत नजदीक है, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने 50 लिया था, भाई 50 से आगे आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाएं, मान लें हमने 1000 उठा लिया, तो अगर हम 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी L के साथ देखें तो जितना हम छोटा नंबर सोच सकते थे उनका डिफरेंस उनसे भी छोटा है। इसका मतलब टर्म्स जो है वो क्या हो रही हैं, L के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो गई है। इस कंडीशन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। ये L है हमारा। हमने मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, बिकॉज मोड ऑफ x इज लेस देन m इफ एंड ओनली इफ माइनस m इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू m। ये जो कंडीशन है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि मोड ऑफ x जो है वो लेस देन m होगा इफ एंड ओनली इफ माइनस m इज लेस देन x इज लेस देन m। इनइक्वालिटी के अंदर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहां से हम क्या करते हैं, l ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ से L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, और ये कंडीशन होल्ड कर रही है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब सिर्फ इस चीज पे आ जाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो an है आपका वो L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा और L प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, चाहे आप n जो है n की कितनी ही बड़ी वैल्यू ले लें। इसी बात को अगर हम नंबर लाइन पे देखें कि मान लीजिए ये था हमारा L और L माइनस एप्सिलॉन मान लीजिए यहाँ आ गया, L प्लस एप्सिलॉन यहाँ आ गया, तो ये कहना चाहता है कि भाई m टर्म्स को छोड़ के, पिछली m टर्म्स को छोड़ के उससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो आपकी सारी इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई करनी चाहिए, यानी कि इस L के सराउंडिंग जो है वो होनी चाहिए। अभी मैंने कहा था कि ये डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ये m है आपका, देयर एग्जिस्ट m, दिस m, इस m की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी एप्सिलॉन के ऊपर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने पहले एप्सिलॉन लिया था
0.001, उस केस में हो सकता है कि आपकी m की वैल्यू क्या आ जाए, 50 आ जाए। अगर आप इस एप्सिलॉन को और छोटा कर देंगे 0.0000001, तो हो सकता है इस केस में आपकी m की वैल्यू 500 आए। इसका मतलब क्या है, ये जो m है ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो सारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी L को, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो ये L है हमारा L इज द लिमिट, L को हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस AN, L को हम बोलेंगे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस AN। मान लेते हैं कि जो L है वो लिमिट है ऑफ द सीक्वेंस AN। तो अगर ऐसा होता है तो हम इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट AN इज इक्वल टू L। एक तरीका ये है लिखने का। एक दूसरा तरीका है, हम ऐसे लिखते हैं AN अप्रोचेस टू L एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और एक तरीका और सिंपली हम लिख सकते हैं AN अप्रोचेस टू L, यानी कि AN कन्वर्जेस टू L। ये तीन तरीके हैं जिससे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस और उसके लिमिट के अंदर जो है वो रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो उस केस में दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अदरवाइज का मतलब है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो दो ही बातें होंगी, या तो फिर वो डाइवर्जेंट होगी या फिर वो ओसिलेटिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि सीक्वेंस जो है, अगर हम उसके बिहेवियर के बारे में बात करें तो वो या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर वो डाइवर्जेंट होगी या फिर वो ओसिलेटिंग होगी। चलिए हम एक या दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीक्वेंस लिखता हूँ 1/2n - 1, 1/2n - 1, तो ये सीक्वेंस आप अगर इसकी पहली टर्म देखेंगे n की जगह 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1/1 तो ये 1 ही हो गई। दूसरी टर्म अगर हम देखेंगे 1/3 आ जाएगी। थर्ड टर्म अगर हम देखेंगे 1/5 एंड सो ऑन। तो आप पाएंगे कि जो टर्म्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं, जीरो के बहुत नज़दीक होती जा रही हैं, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा ही एक नेचुरल नंबर आएगा तो वो कभी भी जीरो नहीं होगी, बिकॉज 1/n कैन नेवर बी इक्वल टू 0 अगर आपका n कहाँ से बिलोंग करे, कैपिटल N में से, मतलब कि n अगर आपका हो नेचुरल नंबर, यानी कि टर्म्स छोटी होती चली जाएंगी लेकिन जीरो कभी नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्म्स है आपकी वो जीरो के आसपास ही लाई करेंगी सारी टर्म्स। तो ये सीक्वेंस एग्जांपल होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। चलिए एक हम एग्जांपल लिखते हैं जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, बहुत आसान है, 1 - 1 1 - 1 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि जो सीक्वेंस है आपकी नंबर लाइन पर अगर हम देखें, सीक्वेंस की टर्म कभी तो -1 आती है, कभी 1 आती है ना, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर नंबर के आसपास इकट्ठा नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल ऐसा है जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब या तो ये डाइवर्जेंट है या फिर ये ओसिलेटिंग सीक्वेंस है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती हैं? डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, जैसे कन्वर्ज का मतलब होता है ना एक जगह इकट्ठा होना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, यानी कि जो टर्म्स है वो आपकी स्कैटर्ड हो जाएं, फैल जाएं, बिखर जाएं, एक जगह इकट्ठी ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब जो बात है वो फैलना भी है, वो किस तरीके से है कि वो नंबर्स जो है टर्म्स आपकी बहुत बड़ी होती चली जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 1 2 3 4, आपकी जो टर्म्स है वो बहुत बड़ी होती जा रही हैं। तो अगर आपकी टर्म्स बहुत बड़ी होती जा रही हैं तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपकी टर्म्स बहुत छोटी होती जा रही हैं
जैसे ये एग्जांपल लिखा मैंने, इसमें आपकी टर्म्स बहुत छोटी होती जाएंगी, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट। अब हम इनकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। ए सीक्वेंस an is said to diverge to प्लस इनफाइनाइट इफ, यानी कि हम कोई भी सीक्वेंस है ना, इसको हम कहेंगे कि ये डाइवर्ज कर रही है प्लस इनफाइनाइट को, अगर जो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं इनको सेटिस्फाई करती है। तो इफ फॉर गिवन k greater than 0, however large it may be। इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में तो हम क्या चूज करते थे, एप्सिलॉन बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, लेकिन हमें क्या करना है, अब k चूज करना है जितना हम सोच सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर, फॉर एग्जांपल हम k को ले लेते हैं 1 करोड़। however large it may be, there exists a positive number, पॉजिटिव, बल्कि हमें यहाँ नंबर की जगह लिखना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नंबर तो आपका रैशनल भी हो सकता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर चाहिए इंटीजर। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, वो क्या करे कि जो आपकी n है वो बड़े हो जाएं k से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक बहुत बड़ा नंबर सोच लिया 1 करोड़, लेकिन आपने क्या पाया कि हमें एक ऐसा नंबर मिल गया m कि उससे आगे अगर हम कोई n उठाते हैं, है ना, मान लीजिए हमने m की वैल्यू ले ली 50, तो 50 के आगे 51 आ गया, तो जो 51वीं टर्म है, 51th टर्म है, वो क्या है, उसके से भी बड़ी है। यानी कि हम ऐसा नंबर सोच ही ना पाए जिससे आपकी सारी टर्म्स क्या हो जाएं, छोटी हो जाएं। इसका मतलब टर्म्स जो है वो आपकी बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये एक एग्जांपल, ये एक डेफिनेशन है हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, जो डाइवर्ज करती है किसके लिए, प्लस इनफाइनाइट के लिए। सिमिलरली हम यहीं से बना सकते हैं, ए सीक्वेंस इज सेड टू डाइवर्ज टू माइनस इनफाइनाइट इफ फॉर गिवन के, अब हम क्या करेंगे, यहां ग्रेटर देन 0 की जगह लिख देंगे लेस देन 0, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, हाउएवर स्मॉल। अब हम क्या करेंगे, बहुत छोटा नंबर सोचने की कोशिश करेंगे, -1 करोड़, -2 करोड़, -1000 करोड़, हिट में भी। इसके लिए हमें मिले एक m सच दैट, अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो an है आपका वो इस k से भी क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यानी कि जितना हमारा दिमाग सोच सकता है छोटा नंबर, आप पा रहे हैं कि जो टर्म्स हैं उससे भी छोटी होती जा रही है। तो इसका मतलब इस केस में हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो आपकी डाइवर्ज करेगी माइनस इनफाइनाइट को। अगर आपकी सीक्वेंस डाइवर्ज करती है प्लस इनफाइनाइट को, तो उस केस में हम लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू, या प्लस इनफाइनाइट लिख दो या सिंपली इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं यहाँ। लेकिन अगर आपकी सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है माइनस इनफाइनाइट को, तो हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। इफ ये है अगर आपकी डाइवर्ज कर रही है प्लस इनफाइनाइट को, और ऐसे लिखेंगे अगर हम डाइवर्ज करेगी माइनस इनफाइनाइट को। अभी जो हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी, डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक सीक्वेंस है an, इसको हम कहेंगे डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम। इफ फॉर k इज ग्रेटर देन 0, हाउएवर लार्ज, चाहे आप k कितना ही बड़ा ले लो पॉजिटिव नंबर, इस k के लिए अगर हमें m मिल जाए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि आप क्या करें, जो आपका an है वो लेस हो जाए माइनस k से। अब यहाँ माइनस k क्यों लिखा, क्योंकि k हमने बहुत बड़ा नंबर सोचा था, तो उसके आगे अगर माइनस नेगेटिव आ जाएगा तो वो k है उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट की जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। अब बारी आती है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस की या ऑसिलेटरी सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है इसकी डेफिनेशन। ए सीक्वेंस which is neither
कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, यानी कि ऐसी सीक्वेंस जो ना ही कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है हमारे पास 1 -1 1 -1, हम देखेंगे कि ना तो ये कन्वर्जेंट है, ना ही ये टर्म्स इसकी डाइवर्ज कर रही है प्लस इनफाइनाइट को बड़ी होती जा रही है, ना ही इसकी टर्म्स डाइवर्ज कर रही है माइनस इनफाइनाइट को। तो इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है हमारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसके बाद ऑसिलेटरी सीक्वेंस की भी दो टाइप हैं। पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। और जो एक और टाइप है सेकंड, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली, ठीक है। पहले इसको समझते हैं ऑसिलेटिंग फाइनाइटली क्या होती है। कोई भी सीक्वेंस जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, पहली एक तो ऑसिलेटरी हो, कोई भी सीक्वेंस जो ऑसिलेटरी हो और साथ में बाउंडेड हो, ऐसी सीक्वेंस को तो हम कहते हैं ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। और अगर कोई सीक्वेंस है जो आपकी ऑसिलेटिंग है लेकिन अनबाउंडेड है, यानी कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऑसिलेटिंग भी हो और अनबाउंडेड भी हो, ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। इसका अगर हम एग्जांपल लिखने जाएं तो इसका एग्जांपल ये रहा, दिस सीक्वेंस, ये इसका एग्जांपल बन गया 1 -1। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये सीक्वेंस जो है आपकी ये बाउंडेड भी है और ऑसिलेटरी भी है। अगर हम इसका एग्जांपल लिखने जाएं तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं ये सीक्वेंस 1 -2 3 -4 5 -6, मतलब कि जो आपके साइन है वो अल्टरनेट आए, एक बार टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी, एक बार टर्म फिर बहुत छोटी हो जाएगी, यानी कि ये कैसी रहेगी, अनबाउंडेड भी रहेगी। तो दिस इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस और साथ में ये ऑसिलेटरी भी है। तो इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है नल सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस AN is said to be a null sequence if AN converges to 0, यानी कि कोई भी सीक्वेंस जो 0 को कन्वर्ज करे उसको हम कहते हैं नल सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 1 1/2 1/3, यानी कि ये जो सीक्वेंस है जिसको हम AN 1/n लेते हैं, ये सीक्वेंस क्या है आपकी 0 को कन्वर्ज करती है। सो दिस सीक्वेंस इज एन एग्जांपल ऑफ ए नल सीक्वेंस। आइए अब हम पढ़ते हैं सब सीक्वेंस के बारे में। सब सीक्वेंस जैसे इसमें वर्ड आया है सब मीन्स कि ये किसी सीक्वेंस का एक पार्ट होती है, ठीक है। यानी कि किसी एक सीक्वेंस से जब हम एक सीक्वेंस बनाते हैं उसको हम कहते हैं सब सीक्वेंस। अब किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से एक दूसरी सीक्वेंस जो निकालने का वो मेथड है, वो तरीका है, वो हम डिस्कस करेंगे कि हम सब सीक्वेंस कहते किसको। लेट AN बी ए सीक्वेंस, हम मान लेते हैं AN जो है हमारे पास एक सीक्वेंस है एंड NK इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग sequence of natural numbers such that
N1 is less than N2 is less than N3 and so। पहले हम यहाँ तक समझते हैं इसको कि An हम मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है और Nk जो है वो हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स की, जिसमें आपकी N1 का मतलब है पहली टर्म, और जिसमें पहली टर्म आपकी छोटी होगी दूसरी टर्म से, दूसरी टर्म छोटी होगी स्ट्रिक्टली तीसरी टर्म से, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लेस है तो यहाँ इसलिए वर्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। हम एग्जांपल के लिए n के सीक्वेंस को ऐसे समझ सकते हैं 1 5 7 9। अगर हम ये सीक्वेंस देखें तो दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें आपकी पहली टर्म दूसरी से स्ट्रिक्टली लेस है, सेकेंड टर्म आपकी थर्ड टर्म से स्ट्रिक्टली लेस है एंड सो ऑन। देन तो जो ये n1 n2 n3 हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये आपके नेचुरल नंबर है, यहाँ n की जगह पुट की जा सकते हैं। तो इन nk की हेल्प से जो आपकी ये सीक्वेंस बनेगी ank, देन दिस सीक्वेंस ank इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस A। चलिए सब सीक्वेंस को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट an, ये जो सीक्वेंस है हमारी, दिस सीक्वेंस an इज इक्वल टू n, मतलब जो हमारी ये सीक्वेंस है ये है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब सब सीक्वेंस बनाने के लिए पहले तो मुझे एक जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी n1 n2 n3 वो चूज करनी होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मैं चूज करता हूँ इस तरीके से कि 2 4 6 8 एंड सो, यानी कि 2 तो है मेरा n1, 4 है मेरा n2, 6 है n3 और 8 है n4। तो मैं अब इनको सफिक्स लेकर सीक्वेंस बनाऊंगा तो वो बन जाएगी an1 an2 an3 an4। मतलब n1 की जगह मैं रख दूंगा भाई a2 a4 a6 a8, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमने यहाँ देखी थी क्या है। तो अब मैं इनको ओरिजिनल सीक्वेंस में ढूंढूंगा भाई इनकी पोजीशन क्या है। ओरिजिनल सीक्वेंस ये रही, ओरिजिनल सीक्वेंस में a2 का मतलब सेकंड टर्म जो है वो 2 है, फोर्थ टर्म जो है वो 4 है, सिक्स टर्म जो है वो 6 है, एट्थ टर्म जो है वो 8 है एंड सो ऑन। तो ये जो हमारी सीक्वेंस आएगी, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसका अगर हम रूल देखें, क्योंकि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है तो उसका कोई रूल भी होगा, तो जो इसका रूल होगा वो होगा 2n। ठीक है, तो हम यहां से जो कंक्लूजन है वो ऐसे लिख सकते हैं कि 2n इज ए सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस n। इस सीक्वेंस की ये सब सीक्वेंस। लेट अस सपोज दैट 2n is a subsequence of n, means 2 4 6 etc is a subsequence of 1 2 3 4 and so। अब हमें जो सब सीक्वेंस है उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि जैसे हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस में 2 जो है उसके बाद है 4, ओरिजिनल सीक्वेंस में भी यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 4 के बाद यहाँ 6 है तो 4 से आगे ही 6 होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस में जो टर्म्स का ऑर्डर है वो सब सीक्वेंस में खराब हो जाए, वो ऑर्डर जो है वो मेंटेन ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 2 6 4, तो क्या हो जाता, 6 जो है हमारा वो 4 से पहले आ जाता, जबकि ओरिजिनल सीक्वेंस में 4 पहले आएगा 6 बाद में आएगा। अगर ऐसा होता है कि हम टर्म्स का जो ऑर्डर ओरिजिनल सीक्वेंस का है वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी दिस कैन नॉट बी कॉल्ड ए सब सीक्वेंस। इसको हम सब सीक्वेंस नहीं कहेंगे।
ठीक है, पहली बात तो है कि हमें जो टर्म्स हैं उनका ऑर्डर मेंटेन करना होगा। दूसरी बात, हम जानते हैं हम समझ सकते हैं कि जो n है वो खुद की भी सब सीक्वेंस है। n इज ए सब सीक्वेंस ऑफ n। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि एवरी सीक्वेंस इज ए सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। और एक चीज और निकल के आई कि आपके पास मान लीजिए एक सीक्वेंस है, फिर उसकी सब सीक्वेंस है, और उस सब सीक्वेंस के आगे एक और सब सीक्वेंस है, तो जो लास्ट में सब सीक्वेंस आई है वो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसकी भी क्या होगी, सब सीक्वेंस होगी। तो यहाँ तक हमारा जो एडवांस कैलकुलस के लिए प्रीलिमिनरीज था वो ख़त्म हो जाता है।